हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास हमारा लमसम कंप्लीट होने वाला ही है, क्योंकि उसमें अब तक हमने पार्ट 26 कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये पार्ट 27 है। और ये मुग़ल कालीन संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चनों को इस समय हम कंप्लीट कर रहे हैं। और मुग़ल कालीन संस्कृत में ये आज हमारा जो 27 पार्ट है, ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो आइए देखते हैं मुग़ल कालीन जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, और ये मिस मत करिएगा। चाहे जो एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए जो मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट है। आइए इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, किस मुग़ल शासक ने शाहरुख नामक जो है चांदी का सिक्का चलाया था? तो बाबर ने जो बाबर मुग़ल शासक थे, तो इन्होंने शाहरुख नामक जो है चांदी का सिक्का जलाया था। तो बाबर, आपको पता होगा, इन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है बाबर को, तो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा सारे मुग़ल शासकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल कालीन राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन क्या था? तो लगान था, जो कि एक भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मुग़ल बादशाह कौन था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया? तो ये अकबर थे। ये प्रथम मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान की पद्धति का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस समय दहसाला पद्धति को आरंभ किया गया 1580 ईस्वी में और उसे लगान व्यवस्था का स्थायी स्वरूप दिया गया, उस समय अर्थमंत्री और उसका मुख्य सहायक कौन था? तो उस समय उसके अर्थमंत्री और उसके सहायक तो अर्थमंत्री टोडरमल थे और ख्वाजा शाह मंसूर उसके मुख्य सहायक थे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल काल में राज्य का हिस्सा अथवा लगान कि पैदावार का कितना भाग होता था? 1/3 भाग होता था। देखिए थोड़ा सा अकबर के बारे में। जो अकबर द्वारा भू राजस्व पद्धति या भू राजस्व है तो भूमि का वर्गीकरण जो किया गया था, जिस प्रकार से भूमि को डिवाइड किया गया था, किस तरह की भूमि थी, उन भूमि को देख लीजिए। फर्स्ट नंबर में है पोलज। यह सबसे श्रेष्ठ भूमि होती थी, इसमें प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। और सेकंड नंबर देखिए परोती, या जो उसे परती भी कहते हैं। तो यह वह भूमि होती थी जिसे अपनी उत्पादन शक्ति को पुनः संचित करने के लिए 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। और जो थर्ड नंबर था छच्छर, जिसे चाचर भी बोलते हैं, तो यह वह भूमि थी जिस पर 3 या 4 वर्ष खेती नहीं की जा सकती थी। और फोर्थ नंबर देखिए बंजर। यह वह भूमि होती थी जिसमें 5 या उससे भी अधिक वर्षों तक खेती नहीं की जा सकती थी, उसे बंजर भूमि कहते थे। आइए क्वेश्चनों को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो 33% भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था? तो 1/3 हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो जो दक्कन में भू राजस्व वसूली की प्रचलित का आधार था वह हल की संख्या थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जो दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यह मुजफ्फर खां तुर्बती था। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य कौन एक निरंतर की कड़ी थी? तो टोडरमल जो है ये एक निरंतर की कड़ी थी, क्योंकि अकबर शेर शाह की राजस्व व्यवस्था को जो है अकबर ने फॉलो किया था और ये अकबर के टाइम तक बहुत अच्छे से निरंतर बनी रही थी। तो इसलिए निरंतर जो है एक कड़ी थी भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में। तो टोडरमल के भूराजस्व के प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह और अकबर के मध्य जो है एक निरंतर की कड़ी थी। अकबर के काल में भूराजस्व व्यवस्था एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो टोडरमल द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज ने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी? तो जॉन मिल्टन हॉल थे। जॉन मिल्टन हॉल अंग्रेज थे। इन्होंने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। एक मिनट, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में कौन सा स्रोत जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आईने अकबरी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आईने अकबरी किसका था? तो आईने अकबरी अबुल फजल का ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? तो जॉन मिल्टन हॉल। वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा टोडरमल ने भूराजस्व व्यवस्था को विकसित किया। ये भूराजस्व व्यवस्था को विकसित थी जो है राजा टोडरमल ने कौन सी भूराजस्व व्यवस्था को विकसित था? तो ये जब्ती प्रणाली जिसे आईने दहशाला कहते हैं, यह भूराजस्व व्यवस्था को विकसित किया था, यह विकसित थी। मुगल काल में जब्त क्या था? तो जब्त जो है जमीन की पैमाइश या भूमि की पैमाइश, दोनों नाम आ जाते हैं एग्जाम में। तो जमीन की पैमाइश कहिए या भूमि की पैमाइश मुगल काल में जब्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जो है किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? तो पोलज भूमि थी। इसमें हर वर्ष जो है खेती होती थी, यह सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दहसाला या 10 साल की दरें किस वर्ष घोषित की गई? तो 1580 ईस्वी में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में टोडरमल के बंदोबस्त के विषय में शब्द कथन क्या है? तो राज्य द्वारा कृषकों को अग्रिम ऋण देने का प्रावधान था, जो आसान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता था, और खराब फसल के दौरान राजस्व वसूली में छूट प्रदान की जाती थी, और राजस्व समाहर्ताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य, चरित्र तथा सत्यनिष्ठा के बारे में शासकीय वार्षिक रिपोर्ट लिखनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने दहसाला के विषय में सही कथन क्या है? तो ये बटाई पर आधारित थी, और ये भूमि के वर्गीकरण पर आधारित था, और ये भूमि के पैमाइश पर आधारित था दहसाला, आईने दहसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम भूराजस्व संग्रह की दहसाला पद्धति प्रारंभ की? तो अभी हमने यह ऊपर पढ़ा भी है, 1580 ईस्वी में अकबर ने भूराजस्व संग्रह की दहसाला पद्धति को प्रारंभ किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने कृषि भूमि को 4 कोटियों में विभाजित किया। पोलज भूमि किस कोटि में आती थी? तो यह प्रतिवर्ष कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि थी, पोलज भूमि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरकालीन भू राजस्व सुधारों के विषय में सत्य कथन क्या है? तो अकबर ने भू राजस्व सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया था, लेकिन बिहार तथा बंगाल में विद्रोह भड़क उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं का गज ए सिकंदरी 32 अंगुष्ठ का था, और अबुल फजल बताता है कि गज ए इलाही की लंबाई 41 अंगुष्ठ के बराबर थी, और दीरा गज ए शाहजहानी जो है 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम था। तो यह मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोग के संदर्भ में सही कथन थे। मतलब गज ए सिकंदरी 32 अंगुष्ठ का था, गज ए इलाही 41 अंगुष्ठ का था, और दीरा गज ए शहंशाही 33.5 अंगुष्ठ का था। आगे देखिए, मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में सही कथन क्या है? तो अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2.1/4% जो है था, और जहांगीर के समय हर प्रकार के आयात निर्यात पर 3.1/2 जो है प्रतिशत शुल्क था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के लिए सीमा शुल्क की दर ऊंची रखी थी, इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंची शुल्क दर से बचाने के लिए उनका सामान छुपा कर ले जाते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन की वार्षिक आय क्रमशः कितनी थी? तो 13.5 करोड़ अकबर की थी, और 22.5 करोड़ शाहजहां की थी, और 38 करोड़ औरंगजेब की थी। तो यहाँ पर देखिए क्रमशः ऊपर शासक दे रखे हैं और यहाँ इसकी वार्षिक आय दे रखी है। तो आप एक बार और देख लीजिए, अकबर की जो वार्षिक आय थी वो 13.5 करोड़ थी, शाहजहां की जो थी 22.5 करोड़ थी, और जो औरंगजेब की थी वह 38 करोड़ थी। भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक पद्धति के रूप में आईने दहशाला का आरंभ किया था। तो ये आईने दहशाला का आरंभ जो है अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल के अनुसार अकबर के राज्यकाल में जमींदारों का प्रतिधारण शुल्क कितना था? लगभग 44 लाख रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के राज्यकाल में भूमि जिसे प्रतिवर्ष जोतते थे और कभी परती नहीं छोड़ते थे क्या कहलाती थी? पोलज कहलाती थी। और अकबर के भूमि सुधार में कितनी भूमि श्रेणियाँ थीं? तो 4 भूमि श्रेणियाँ थीं। जब्ती भूमि सुधार प्रथा का विकास किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूलियत और पट्टा किससे संबंधित थे? तो ये राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाही गज का प्रयोग किसके लिए होता था? तो जमीन नापने के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? तो दीवान अशरफ का पद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अकबर के समय राजस्व व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया? तो टोडरमल ने अकबर के समय राजस्व व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का औचित्य ठहराता है क्योंकि यह सम्राट का दैवीय अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था? जो अल्तमगा भूदान था ये जहांगीर ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन में कितने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था? कितने नहीं होगा, किसने? मुगल शासन में किसने जो है
कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था? तो ये शाहजहाँ थे जिन्होंने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नामक का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो मराठा प्रशासन में महतरफा और जकात नाम का जो है सीमा शुल्क लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खादान से प्राप्त किया गया था? तो ये गोलकुंडा की खादान से प्राप्त किया गया था। जरीब क्या था? तो ये भूमि मापक यंत्र था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि की पैमाइश के लिए अकबर ने किसका प्रयोग किया था या किसका प्रयोग कराया था? तो ये बांस की जरीब जो लोहे के छल्लों से जुड़ी होती थी, इसका प्रयोग जो है अकबर ने कराया था भूमि की पैमाइश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल प्रशासन में किसको मदद ए माश अनुदान प्रदान किया जाते थे? तो जो मदद ए माश अनुदान जो है एक प्रकार की भूमि होती थी और ये संतों और विद्वानों को प्रदान की जाती थी, जो कि करमुक्त भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल काल में मदद ए माश किसे दी जाती थी? तो ये फ़कीरों, अपाहिजों, विधवाओं आदि को जो है ये भूमि जो है दी जाती थी मदद ए माश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में चाचर भूमि से क्या आशय है? तो यह वह भूमि थी जो 3-4 वर्षों तक बिना कृषि के खाली रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पड़ैती भूमि किस प्रकार की थी? तो ये पड़ैती नहीं होगी, परती होती थी और ये जिसमें 1 साल बिना जुताई के छोड़ दिया जाता था, इसे पड़ौती या परती भूमि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल कालीन भारत में कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कैसी थी? तो 1 वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। भू राजस्व आकलन की 3 पद्धतियाँ, भू राजस्व आकलन की 3 पद्धतियों जिसमें बटाई, खेती बटाई एवं लोक बटाई या इसे कहीं कहीं लंक बटाई का संबंध जो है किससे था? तो ये गल्ला बख्शी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे महाले पैबाकी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए क्या शब्दावली प्रयोग की जाती थी? तो इजारा शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं? ये वास्तविक राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक क्या कहलाते थे? तो ये पाही कास या पाटी जो है अन्य ग्रामों से जो भूमि जोतते थे उन्हें पाही कास या पाटी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? तो ये जिहाद जो था एक निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय था, उसे जिहाद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा ए शरीफ भूमि कैसी थी? तो शाही आय के लिए सुरक्षित भूमि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल कालीन नहर का निर्माण जो है फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? तो शहाब भी बोलते हैं, कहीं कहीं शिहाब भी आता है, तो शहाब या शिहाब नहर को जो है इसको जो है फिरोज शाह की जो रजब वाह थी इसको पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, W.H. मोरलैंड के आकलन के अनुसार सन 1600 ईस्वी में भारत की आबादी कितनी थी? तो 10 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरलैंड के अनुसार जमा का क्या तात्पर्य था? तो ये पूर्ण राजस्व निर्धारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? तो जहांगीर के काल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की थी? तो ये कैप्टन हॉकिंस थे और इन्होंने जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत की थी।
क्योंकि जो कैप्टन हॉकिंस थे इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, तो जहांगीर इससे बहुत प्रसन्न हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मुगल शासक कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो जहांगीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिमेरियड सूबेदार और मालगुजारी ठेकेदार अपनी भूमिका के बारे में निम्न प्रकार के दलील देते हैं कि इस भूमि की उपेक्षित स्थिति से हमारे मन में उद्विग्नता क्यों हो और हम अपना धन और समय इसे उपजाऊ बनाने में क्यों बर्बाद करें। हम पल में इससे वंचित किए जा सकते हैं और हमारे उम्र से ना तो हमें कोई लाभ होगा और ना बच्चों को। उपरोक्त कथन जो है ये किसने दिया था? तो ये बर्नियर का कथन था। यह कथन जो है बर्नियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों द्वारा रैयतों एवं कृषि क्षेत्र की उपेक्षा का उल्लेख प्रभावशाली तरीके से किसने किया था? तो ये बर्नियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। यह कथन किसका था? यह कथन भी बर्नियर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नियर से कितने क्वेश्चन हैं। जमीन का एक टुकड़ा लेकर जब कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करता है तो वह कर की अत्यधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है और कृषि कार्य छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। यह कथन किसका था? यह भी कथन बर्नियर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका था? यह भी कथन जो है बर्नियर का था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो जो तांबे का सिक्का होता था तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, स्वर्ण सिक्का दिनार कहलाता था, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। तो ये माइंड में रख लीजिएगा, तांबे का सिक्का दाम जो कि क्वेश्चन में ही है, लेकिन जो स्वर्ण सिक्का था वो दिनार और जो चांदी का सिक्का था वो रूपक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य में भूराजस्व मुख्यतः किस में व्यक्त किया जाता था? तो ये तांबे के दाम में व्यक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वतन जागीर एक आम शब्दावली है और इसका भूराजस्व किसका हिस्सा था? तो वतन जागीरदारों की आय का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वीं शताब्दी में कृषक संकट के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी था? तो ये जागीर व्यवस्था के अंतर्निहित दुर्बलताएं, मौद्रिक उतार चढ़ाव, प्राकृतिक विपदाएं, यह कृषक संकट के लिए उत्तरदायी कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाए बाकी क्या थी? तो यह वह जागीर थी जो किसी से लेकर अन्य को दी गई हो, वो पाए बाकी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जागीर स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी? तो ये वतन जागीर थी जो कि स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैबाकी या पायबाकी से क्या तात्पर्य है? तो ये अप्रदत्त जागीर भूमि थी, इसे पायबाकी से इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में किस जागीर का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था? तो ये वतन जागीर थी, इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में जागीर का प्रबंध कौन करता था? तो दीवान जागीर जो है जागीरों के प्रबंध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सा स्थान नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो सरखेज जो है नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के लिए बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये नील के लिए जो है प्रसिद्ध थे सरखेज और बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंचल 17वीं शताब्दी में सोरा, नील एवं अफीम के एक साथ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार था, जो कि सोरा, नील एवं अफीम के एक साथ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में अंग्रेज व्यापारी किस वस्तु का भारत से आयात करते थे? तो ये लोग सूती वस्त्र का आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो बयाना था। और मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो सूती वस्त्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? तो ददनी शब्दावली का इस्तेमाल होता था। मुगल काल में किस वस्तु का निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? तो सूती और रेशमी वस्त्र का निर्यात जो है सर्वाधिक किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन में सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजस्व सुधारों को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया था? तो मुर्शिद कुली खां की सहायता से जो है इन्होंने अपने राजस्व सुधारों को क्रियान्वित किया था औरंगजेब के क्षेत्र में या औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वजह की सही परिभाषा क्या है? तो भूराजस्व अनुदानों द्वारा देय वेतन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश क्यों जारी किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वित्त विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो दीवान आला कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप खुद देख लीजिए कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मिस मत करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन कारखानों और आरक्षित संपत्ति की देखभाल कौन करता था? तो दीवाने बयूताज जो होता था ये कारखानों और आरक्षित संपत्ति की जो है देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला जकात कर कितना भाग होता था? तो ये जकात कर जो होता था ये संपत्ति का 1/40 भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशों में भेजे जाने वाले माल पर मुसलमान और हिंदू क्रमशः कितना दर देते थे? तो क्रमशः मुसलमान जो है 2% देते थे और हिंदू जो है 5% देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में निवासी या खेतिहर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? ये खुदकास्ट, मिराशी व धरुहल, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावोली से क्या अर्थ है? तो भावोली जो है भूराजस्व निर्धारण की प्रमुख प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी प्रणाली को भावोली कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में निर्धारण भूराजस्व जमा सदैव ही वास्तविक वसूली हासिल से अधिक रहता था। इसका सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो भूराजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो यह लगान निर्धारण का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूराजस्व जो है आय के जो है प्रमुख स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन प्रशासनिक शब्दावली में माल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो माल जो है भूराजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन भूमि व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मुगल पश्चिमी दक्कन की भूमि व्यवस्था को पुनर्गठित करने में सफल नहीं हुए। अहमदनगर, खानदेश और बीजापुर के मुगल अभियानों ने पश्चिमी दक्कन की मुस्लिम सत्ता को कमज़ोर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस्तूर सर्किल किसके निर्धारण के लिए किया जाता था? तो दस्तूर सर्किल जो है राजस्व निर्धारण के लिए तैयार किया जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में पेशकश शब्द का क्या अर्थ था? तो सम्राट को मुखियाओं द्वारा भूराजस्व के तौर पर दिया गया जाने वाला अग्रिम धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य में भूराजस्व निर्धारण की इकाई क्या थी? तो परगना जो है भूराजस्व निर्धारण की इकाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन मालगुजारी की कौन सी विशेषताएं थी? ये उगाई गई फसल के अनुसार अलग अलग होती थी और यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती भी थी मालगुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पाय मुदाह शब्द से क्या तात्पर्य होता था? तो जमी पाय मुदाह शब्द से जो है भूमि पैदाइश की हुई भूमि जो है, जमी पाय मुदाह शब्द का प्रयोग जो है पैदाइश की हुई भूमि के लिए तात्पर्य इस शब्द का था। एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए, मुगल राजस्व प्रशासन में शब्दावली में जमी पाय मुदाह शब्द से क्या तात्पर्य था? तो जमी पाय मुदाह शब्द का जो प्रयोग होता था, ये पैदाइश की हुई भूमि, मतलब जो चीज़ पैदा करते थे अनाज, उसके लिए जो है जमी पाय मुदाह शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाल के दौरान किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में भूराजस्व का 1/11 भाग माफ़ कर दिया था? तो शाहजहां ने दक्षिण में भूराजस्व का 1/11 भाग जो है माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गज सिकंदरी तथा गज इलाही का क्या अनुपात था? तो गज सिकंदरी जो था तो 39 का था और जो गज ए इलाही था वह 41 अंगुल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन उद्योगों के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मुगल कालीन भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और सूती वस्त्रों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। 16वीं व 17वीं शताब्दियों में यूरोप वासियों और प्रौद्योगिकी की किन वस्तुओं को भारत लाए थे? तो यूरोप वासी जो भारत लाए थे वस्तुओं को, उसमें अश्वचालित वाहन थे, बीज वपित्र थे, लौह लंगर आदि जो है इन चीज़ों को यूरोपवासी जो है भारत लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक यूरोपीय किस भारतीय वस्तु का व्यापार करते थे? तो मसालों का व्यापार करते थे। और मुगल कालीन प्रौद्योगिकी के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मध्यकालीन भारत में बंदूकों का निर्माण अलग अलग टुकड़ों को गर्म छल्लों की सहायता से आपस में मिलाकर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्टेज क्या था? तो ये एशियाई देशों में सामुदायिक क्रियाकलापों के लिए यूरोपीय व्यापारियों को अनुमति प्राप्त पत्र था, उसे कार्टेज कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कारखानों के विषय में सही कथन क्या है? तो इन्हें शासकों का संरक्षण प्राप्त था और यहाँ सस्ते दर पर वस्तुओं का निर्माण होता था। मुतसर्रिफ नामक सरकारी अधिकारी कारखाने की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल भारत में किस स्थान पर एक बड़ा बंदरगाह था? तो ये सूरत में जो है मुगलों के समय में सूरत जो है सबसे बड़ा बंदरगाह था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुंडी से निमित्त नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकालीन या मध्यकाल में किस नाम से जानी जाती थी? तो 8 नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब्ती हुंडी, दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी तथा फसलाना हुंडी में कौन सी हुंडी का प्रकार रूप नहीं है? तो ये जब्ती हुंडी तथा फसलाना हुंडी, इसका जो है हुंडी का रूप नहीं है। जब्ती हुंडी और फसलाना हुंडी, बकाया दर्शानी हुंडी थी और मियादी हुंडी थी, 2 हुंडियाँ थी, और जब्ती हुंडी और फसलाना हुंडी ये हुंडी का प्रकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन हुंडी व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो ये भेजी हुई रकम के भुगतान के लिए सर्राफों या मनी चेंजरों को हुंडी जारी करने की विशेषज्ञता प्राप्त की थी और हुंडी एक विक्रय दस्तावेज था जहां सामान्यतः थोड़ी छूट देकर हस्तांतरण हो जाता था और हुंडी में यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता था कि वह तत्काल ही देय है और अथवा हुंडी ग्राहक को प्रस्तुत करने के पश्चात
एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय है। इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो अहमद बेगम ने किया था, जो कि नूरजहां की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में बिरजी बोहरा कौन थे? तो एक व्यापारी और साहूकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य में कोषाध्यक्ष क्या कहलाते थे? तो मुस्तफ़ी जो है कोषाध्यक्ष कहलाते थे। मुस्तफ़ी या मुस्तफ़ी कोषाध्यक्ष कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन भारत में शहरी आबादी 1601 ईस्वी में लगभग कितनी थी? तो लगभग 15% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन वस्त्र निर्यात के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मोरलैंड के अनुसार भारत में निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्र का था और बाबर ने उल्लेख किया था कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के प्रशासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो जो अकबर के प्रशासन में किरोड़ी नामक अधिकारी था, यह राजस्व का संग्रह करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सयूरगाल, अलतमगा, जागीर और मदद ए माश एवं पुंड उदयक में कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? तो अलतमगा जागीर जो है यह मुक्त भूमि अनुदान जो है नहीं था। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को, सयूरगाल, अलतमगा जागीर, मदद ए माश एवं पुंड उदयक में कौन सा राजस्व मुक्त अनुदान भूमि नहीं था? तो ये अलतमगा जागीर जो है मुक्त अनुदान भूमि जो है नहीं था। बकाया जो शयूरगाल होता था, मदद माश होता था, पुंडे उदक होता था, ये राजस्व मुक्त होते थे। मतलब ये भूमि जिसको दी जाती थी उससे कोई कर नहीं लिया जाता था। लेकिन जो अलतमगा जागीर थी इससे कर लिया जाता था, इसीलिए मुक्त अनुदान भूमि नहीं थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कताई, बुनाई, निराई और रोपाई, पत्थर कटाई तथा ईंटों एवं गारों की ढुलाई जैसे कि मुगल लघु चित्रों एवं कोशों से विदित होता है, उपरोक्त पेशों में कौन सा पेशा मुगल भारत में मुख्यतः स्त्रियों द्वारा किया जाता था? तो जो स्त्रियों द्वारा किया जाता था उसमें कताई, बुनाई, निराई और रोपाई, ये 4 जो है पेशे थे जो कि स्त्रियों द्वारा किया जाता था। और इसमें पत्थर कटाई, ईंटों और गारों की ढुलाई ये स्त्रियों से नहीं की जाती थी। इसमें 4 ही थे, कताई, बुनाई, निराई और रोपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े देने वाला समसामाजिक स्रोत कौन सा था? तो आईन अकबरी था, जो कि इसका अबुल फजल ने लिखा था आईन अकबरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के काल में हज यात्रा के विषय में सत्य कथन क्या है? फर्स्ट नंबर देखिए, अकबर ने आज्ञा निकाली कि हज यात्रा अनिवार्य नहीं है। सेकंड नंबर देखिए, मार्ग पर शत्रुओं का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के काल में किस अभिकरण द्वारा राजस्व की वसूली की जाती थी? तो सरकारी अधिकारी द्वारा जो है राजस्व की वसूली की जाती थी। जजिया कर का क्या अर्थ था? तो ये विभेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किस भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था? और पोलज भूमि किस श्रेणी में आती थी? तो पोलज भूमि ऐसी भूमि थी जो प्रतिवर्ष कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि होती थी, क्योंकि इसमें हर वर्ष खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में टोडरमल के बंदोबस्त के विषय में सही कथन क्या है? तो टोडरमल के जो विषय में सही कथन है, फर्स्ट नंबर देखिए, राज्य द्वारा कृषकों को अग्रिम ऋण देने का प्रावधान था, जो आसान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता था। सेकंड नंबर देखिए, खराब फसल के दौरान राजस्व वसूली में छूट प्रदान की जाती थी। थर्ड नंबर देखिए, राजस्व संग्रहकर्ताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य चरित्र तथा सत्यनिष्ठा के बारे में शास्त्रीय वार्षिक रिपोर्ट लिखनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोडरमल के बंदोबस्त में कौन सी धरती सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो पोलज जो है ये सर्वश्रेष्ठ धरती मानी गई है। बंजर किसे कहते थे? तो ये आकृषित भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी?
तो शतनामी और जाट विद्रोह जो है यह जड़ जो है कृषकों की समस्या थी। भूराजस्व प्रणाली में अकबर किसके पद चिन्हों पर चला था? तो शेरशाह के पद चिन्हों पर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये मुजफ्फर खां तुर्बती था, जिसे दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला ये प्रथम व्यक्ति था, मुजफ्फर खां तुर्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो दहशाली पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू.एच. मोरलैंड ने राजनीतिक इतिहास को किस संदर्भ में लिखा है? तो जो डब्ल्यू.एच. मोरलैंड इतिहासकार थे, इन्होंने राजनीतिक इतिहास को आर्थिक विकास के संदर्भ में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में नस्क क्या था? तो नस्क जो है भूलागान निर्धारण की एक विधि थी, जिसे नस्क कहते थे। और मुगल काल में तनब क्या था? तो ये मध्यम आकार की भूमि मापन इकाई थी, उसे तनब कहते थे। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः आकलन के अनुसार 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? तो 85% जनसंख्या का प्रतिशत जो है 85% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल भारत में बाजार परिवर्तन के समकक्ष किस फसल की पैदावार कृषि की दूत अनुक्रिया विशेषता पर लक्षित होती थी? तो ये 17वीं शताब्दी में तंबाकू की पैदावार में तीव्र वृद्धि से जो है विशेषता जो है परिलक्षित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन स्थल थट्टा के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मुगलों ने थट्टा में एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया था। यही सत्य कथन है कि मुगलों ने जो है थट्टा का जो है एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वीं शताब्दी में भारत में प्रवर्तित की गई जो नकदी फसल थी कौन सी थी? तो तंबाकू जो है यह नकदी फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य में कारखानों के संबंध में सही कथन क्या है? तो वे उचित मूल्य पर राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। एक बार और देखिए, इसमें कई क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मुगल साम्राज्य में कारखानों के संबंध में सही कथन क्या है? वे उचित मूल्य पर राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और वे विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देते थे। वे कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों और भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगल कालीन भारत के शहरों के बारे में उपरोक्त टिप्पणी जो है किसके द्वारा की गई थी? तो फादर मॉन्सेरात द्वारा जो है ये टिप्पणी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की खेती का आरंभ 16वीं शताब्दी में किया गया और मुगल राजसभा में तंबाकू का धूम्रपान किस कारण से पहुंचा था? तो दक्कन के सैनिकों ने इसे मुगल अमीर वर्ग में फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदद-ए-माश अंदानों को किसने पूर्णतः वंशानुगत बना दिया था? तो ये बहादुर शाह प्रथम थे। इन्होंने मदद-ए-माश अंदान को या मदद-ए-माश जो भूमि थी जो अंदान स्वरूप दी जाती थी, इसे पूर्णतः जो है वंशानुगत बना दिया था बहादुर शाह प्रथम ने। तो ये आज हमारे मुगल कालीन जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन रहे और आप खुद देख लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन सारे रिपीटेड होते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। कल जो मुगल कालीन शब्दावलियों से रिलेटेड पार्ट रहेगा उसको हम लेकर आएंगे। आज हमारा मुगल कालीन अर्थव्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं या आपकी जो रिक्वायरमेंट हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ऐसे ही बेस्ट वीडियो लाती रहूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो कि मुग़ल कालीन शब्दावलियों से रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।